नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ रहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर, कद्दावर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा। इस समय काफी चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है। उपचुनाव के साथ साथ कई ऐसे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो है सज्जन वर्मा। तो चलिए आपको मुलाकात कराता हूं आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा जी से। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद मनोज जी। सज्जन भाई, अब धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ये दिख भी रहा है कि वो चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कहाँ? देखिए मनोज जी, ये बात सही है कि चुनाव की भैरवी बज चुकी है और रण क्षेत्र में हमारे सिपाही मुस्तैद हैं। कांग्रेस का काम इस बार दिखावे से बहुत दूर, हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पहुंच गया है। बूथ पे बैठ के वहाँ की योजना जी कि कैसे हम विजय श्री प्राप्त करेंगे, बिना आडंबर के, बिना शोर शराबे के, हम लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र के छोटे छोटे इलाकों में बैठ के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिनकी ड्यूटी पूर्व मंत्रियों की हमने लगाई, जिन विधायकों की ड्यूटी, तो वो पूरा माइक्रो लेवल तक जाके सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। और पन्ना प्रभारी, मतलब आपकी वोटर लिस्ट का एक पन्ना जी, उसका प्रभारी कौन होगा, वो सारा हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। तो हमारा कार्य बिना प्रोपोगंडा के लोगों को, मीडिया को भले ना दिख रहा हो, पर अंदर हम लोग पूरे चुनाव में घुस चुके हैं। ये भी नजर आ रहा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी का नाम लेती रही है। राज्यसभा के चुनाव हुए, आपकी रणनीति काम आई। जिस तरह से राज्यसभा में आप लोग ने ताकत दिखाई है, ये आने वाले उपचुनाव में भी दिखाई देने वाली। देखिए, हम लोग इस राज्यसभा के चुनाव में हम बहुत सतर्क थे। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करें। उन्हें जरूरत नहीं थी, उनके पास विधायकों की संख्या बहुत पर्याप्त थी। लेकिन उसके बाद भी राज्यसभा चुनाव के आखिरी रात तक बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने हमारे कुछ विधायकों से संपर्क किया और कहा कि आप ये पैसा ले लो, या तो आप वोट डालने मत आओ, या वोट डालो तो आपका वोट कैंसिल हो जाए, निरस्त हो जाए। और किसी से बात की कि आप हमारे इनको वोट दे देना जो सोलंकी हैं, ताकि 2-3 वोट भी इधर उधर खसक जाएं। तो उपचुनाव जो विधानसभा के होना है, 24 विधानसभा, उनमें प्रोपोगंडा करके ये ढोलक बजा के कि देखिए हमने अभी, हमारे पास इतने विधायक और हैं, ये आने वाले हैं। उल्टे कांग्रेस ने बीजेपी में छेद कर दिया। तो लेकिन इस बीच में एक तेजी से चर्चा इस बात की भी आई, गोपीलाल जाटव ने यदि आपको वोट किया जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी है कि दलित को लेकर आप फूल सिंह बरैया को भी लेकर आए, उनको सेकंड पोजीशन में रख दिया और फर्स्ट पोजीशन में राजा। और ये जो दिखाई दे रहा है इस बार, अब राजा महाराजा एक बार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पर दलित की बात कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस गरीबों की बात करती रही, फिर एक दलित को पीछे क्यों छोड़ दी? देखिए, यदि आप राजनीति के इतिहास पे नजर दौड़ाएंगे, पहले कैंडिडेट हमारा डिक्लेयर हुआ दिग्विजय सिंह और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिग्विजय सिंह की घोषणा पहले हो गई, काफी पहले। चूंकि घोषणा हो गई, फॉर्म भरे गए, इसलिए दिग्विजय सिंह को हटाना हमारे लिए संभव नहीं था। विड्रॉल की डेट देख लें, दूसरा देख लें। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भागे तो हमें फूल सिंह बरैया जी को, हमने सोचा कि जो भागे हैं बीजेपी में हमारे विधायक, उनका मन परिवर्तित हो जाए कहीं, उनको लगे। और बात ये नहीं है, फूल सिंह बरैया से 3 दिन पहले मेरी लंबी चर्चा हुई। उनके दिल में कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस जैसी महान पार्टी का सदस्य बन गया हूँ, मेरे लिए यही गर्व का विषय है। मनोज जी, आपको स्पष्ट कह दूं कि चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा और इस चुनाव में
कांग्रेस के साथ इस प्रदेश की वो महान जनता खड़ी हुई आपको दिखाई देगी जिसने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 साल का मैंडेट दिया था। भारत की संस्कृति गद्दारों को कभी माफ नहीं करती। आप इतिहास उठा के देख लें तो इस समय भी जो 24 विधानसभा के चुनाव है, मैं समझता हूं कि जनता के सहयोग से 22 विधानसभाओं में हम विजय श्री हासिल करेंगे। राजा राजा है, महाराजा महाराजा है, बरैया जी वहां है, तो क्या आपको लग रहा है कि उपचुनाव में कुछ अलग रोल में फूल सिंह बरैया कांग्रेस की तरफ से नजर आएंगे? देखिए, राजा कहाँ है महाराजा कहाँ है मुझे न हम लोगों को ही लेना देना। प्रदेश की महान जनता हमारे साथ है और इस चुनाव में 24 विधानसभा के फूल सिंह बरैया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने खुद अपने मन से जवाबदारी को स्वीकार किया और कमलनाथ जी और हम बैठे थे तब उन्होंने कहा कि मैं सारे साधनों से लेस हूँ और मैं हर विधानसभा में घूम के प्रचार करूँगा। तो बात फिर आई है राजा और महाराजा की। ये कोशिश की जा रही है क्योंकि 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ राजा वर्सेस महाराजा। अब ना कोई राजा रहा ना कोई महाराजा रहा, अब तो जनता सर्वोपरि है। राजा महाराजा आपने कहा कि अब दौर बदल चुका है, राजा महाराजाओं का दौर नहीं रहा, लेकिन चर्चा में राजा महाराजा आते रहते हैं। पर दिग्विजय सिंह का नाम दिग्विजय सिंह के लिए आता है और बीजेपी जब भी उस नाम को लेती है तो फिर दूसरे तरीके से लेती है, कहीं बंटाधार कहती है, कहीं तमाम तरह के। हम देख रहे हैं कि लगातार दिग्विजय सिंह काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए सक्रियता बड़ी नुकसानदायक हो जाती है। देखिए, मैं बार बार मनोज जी आपसे बोल रहा हूँ, इस चुनाव को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र भाजपा रच रही है। दिग्विजय सिंह इस कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। नहीं, लेकिन बंटाधार वर्सेस शिवराज भी हो रहा है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा में माहिर है, किसी का भी नाम कुछ भी रख दे। तो इससे ये जो बात आप बोल रहे हैं वो पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता बोल रहा है या वो सज्जन वर्मा बोल रहे हैं जो कभी अलग तरीके से अपनी बात रखा करते थे? नहीं, देखिए, बात ये है कि हाईकमान ने दिग्विजय सिंह जी को राज्यसभा का टिकट दिया और उनका हक भी बनता था जी। चुनाव में किसकी कहाँ भूमिका होगी ये कमलनाथ जी तय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सारी कमान, हाई कमान जो हमारा दिल्ली का है, उन्होंने कमलनाथ जी के हाथ में दे दी है। भाजपा का एक सोचा हुआ षड्यंत्र है कि दिग्विजय सिंह को बंटाधार भी और जो वो कह सकते हैं वो कहने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, निहत्ते लोग वहां पर गए, उन पर वार हुआ, लेकिन क्यों कांग्रेस उसको उस ढंग से नहीं रख पाती? कहाँ कमजोरी, कहाँ नजर आ रही, कहाँ कुछ? देखिए, अब मैं ये कहूँ कि मीडिया तंत्र एक तरह से मोदी के सम्मोहन जाल में फंसा हुआ है या एन केन प्रकरण मीडिया पे कब्जा कर लिया है। मुझे बोलने में कभी संकोच नहीं होता। तो अब क्या कहा जाता है, क्या दिखाया जाता है, हमारे मनोभाव क्या हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा इस देश में जो अपनी सेना को आलोचना करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। हर बच्चा हो या नौजवान, हर आदमी छाती खोल के खड़ा है कि हमारी देश की सारे लोगों की भावनाएं हमारे सैनिकों के साथ है। अब जब विपक्ष प्रश्न उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है। तो एक बात तो ये हो गई, हम उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में 10 फरवरी को दिया था, उसकी हंसी उड़ाई थी। तो राहुल गांधी तो समय समय पे इस देश के अच्छाई की बात, अभी उन्होंने ये प्रश्न उठाया जी कि भैया, सोनिया जी ने भी उठाया कि जब क्रूड ऑयल विश्व भर में इतना सस्ता हो गया तो आपने एक प्रतिस्पर्धा बना दी, डीजल और पेट्रोल में, दोनों में प्रतिस्पर्धा करवा दी। डीजल आगे निकल गया पेट्रोल से, जो किसानों के लिए अमृत है डीजल। किसान खेती किसानी में डीजल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आपने किसान की तरफ भी नहीं देखा और पेट्रोल से महंगा कर दिया। मतलब वो बात हो गई कि रेस में कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो ये प्रश्न यदि हम उठाते हैं तो हम कहाँ गलत हैं? बिल्कुल। मध्य प्रदेश की तरफ वापस लौटते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार को बने बने करीब करीब 100 दिन हो गए हैं और आपकी सरकार 15 महीने रही और तमाम तरह के वायदे आपने किए। वचन पत्र को यदि सामने रखते हैं तो उसमें से 100 वचनों को आपने किया और ये भी कहा कि हमने जो कहा था वो किया। लेकिन सबसे बड़ा जो वचन था वो किसानों के कर्ज माफी का था और आने वाले चुनाव में फिर वही आहट सुनाई दे रही है। कुछ जगह से ऐसी आवाजें आएंगी कि हमारा कर्ज आज तक माफ नहीं हुआ। कांग्रेस इसको लेकर के तैयार है? देखिए, 1.25 साल की सरकार में 2.5 महीने लोकसभा की चुनाव और आचार संहिता में निकल गया। 1 महीना हमारी सरकार का उथल पुथल में जब बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की, ये 3.5 महीने हमारे जी इन कामों में चले गए। इसके बाद भी लगभग 400 वचन जो हमारे इसमें वचन पत्र में चुनाव के पहले हम 400 वचन कम से कम हमने ईमानदारी से पूरे किए। किसान के कर्ज की बात है, देखिए सारा की सारा रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है। इस 1.25 साल में 22 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया है, जिसकी सूची, उन किसानों के टेलीफोन नंबर, हर चीज हमारे पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। हम 1 जून को 2 लाख तक का कर्जा जिन किसानों ने लिया, ये 1 जून को हमारी सरकार रहती तो उस दिन वो सूची भी जारी होती। तो ये तो एक दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी करे। मैं शिवराज से आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या कर्ज माफी की योजना कांग्रेस की खराब थी? क्या आपने क्यों बंद कर दी? क्या निकट भविष्य में आप किसानों का बचा हुआ कर्जा माफ करेंगे? क्या बड़ा दुष्प्रचार करते, हमारी बड़ी अच्छी योजनाएं थी बीजेपी के समय, कांग्रेस ने बंद कर दी। अब इसका जवाब शिवराज और पूरी बीजेपी को लेकिन वो तो कहते हैं कि कांग्रेस कहती थी खजाना खाली है और हम आए तो खजाना भरा हुआ। 623 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूर, किसान और पता नहीं किस किस के खाते में डाल दिए। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कांग्रेस की, कांग्रेस कहती थी और हम करते हैं। शिवराज कहते हैं 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया। भैया शिवराज, किसानों के गेहूं का पैसा आपने उनके खाते में डाला है। आज भी इस प्रदेश के 70% किसानों के खाते में पैसा आज भी नहीं गया। गेहूं बेचे 1 महीना हो गया, कौन सा खजाना भरा हुआ है? कितना अभी आपने कर्जा लिया? यदि खजाना भरा होता तो 2 बार शिवराज को कर्ज क्यों लेना पड़ता? ये सारी बातें मनगढ़ंत और झूठ बोलने की जो प्रतिस्पर्धा है भाजपा के नेताओं में जी। खजाना भरा हुआ है तो क्यों वित्तीय संस्थाओं से आपको कर्ज लेना पड़ रहा है? ये शिवराज जी भी कह रहे हैं खजाना भरा हुआ है। फिर वही बात, तो कर्ज लेने की बात क्यों बार बार? देखिए, शिवराज की बयान था, केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि कोरोना के संक्रमण काल में हमारा जो वित्तीय हमारी ढांचा भी है और जो हमारी सीमा है जी, कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई जाए। केंद्र ने बढ़ा दी सीमा। यदि खजाना भरा होता तो एक मुख्यमंत्री क्यों, मतलब ये माना जाए कि केंद्र का सपोर्ट उस समय कांग्रेस को नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला ना। देखिए, ये तो ये प्रदेशवासी भी जानते हैं कि कहीं दूर दूर तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का सहयोग कांग्रेस की सरकार को नहीं मिला। हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार, आज भी आप देख लें, जहां केंद्र में राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं, ये खुद तो अपनी भुजाओं से विश्वास खो चुके हैं। ऐसी सरकारों को कमजोर करके खरीद फरोख्त के जरिए अडानी और अंबानी जैसे लोगों को सुपुर्द करने की तैयारी है कि जाओ ये सरकार खरीद के गिरा दो। तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि धन बल का काम चल रहा है। पार्टी की नीतियां गौण हो गई हैं, अब तो धन बल का काम चल रहा है। तो ये सब भाजपा का एक कुचक्र है। देश और प्रदेश की काफी सारी आपसे बातें हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ वापस लौटता हूं और सज्जन वर्मा उपचुनाव के ठीक पहले बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और 2 बड़े नेता इस समय इंदौर की चर्चा में हैं और उनके बयान भी दोनों की चर्चा में बने रहे हैं, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या सज्जन वर्मा की बात करें।
जब वो कुछ बोलते हैं तो आप जवाब दे देते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो वो जवाब दे देते हैं। कैलाश ने जरूर एक स्वीकारोक्ति की है कि कांग्रेस की सरकार जब दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में थी तब मुझे खूब सहयोग मिला। मैंने कुछ गलत काम भी किए थे महापौर रहते हुए, विधायक रहते हुए, तो उन फाइलों को मुख्यमंत्री जो उस समय के थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने उन शिकायतों को कूड़े में फेंक दिया था और मेरी आउट ऑफ पे जाके मदद की थी। ये बयान उनका चर्चा में चल रहा, एक बयान उनका और चल रहा है कैलाश बाबू का कि उषा ठाकुर को चुनाव की जवाबदारी मुझ पे थी, मैंने खूब पैसा बांटा। ये उनके खुद के बयान है जी। और खूब मैंने ये चीजें बांटी, वो चीजें बांटी, तब उषा ठाकुर चुनाव जीती महू से। तो चुनाव आचार संहिता का कितना बड़ा उल्लंघन, उसकी स्वीकारोक्ति वो कर रहे हैं। अब देखते हैं चुनाव आयोग संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन हार्ट पीपल आप दोनों ने हार्ट कर दिए एकदम, दो बड़े नेता वहां दिखाए। हार्ट पीपल हम डंगे की चोट पे जीत रहा है, वन साइडेड, कि वहाँ बच्चा जान गया है कि हमने जिसे चुन के भेजा था उसने अपनी अस्मिता तक को बेच दिया। वो वोटर ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि 5 साल कमलनाथ जी की सरकार रहती तो हमारा कितना विकास होता, लेकिन हमारे विधायक ने हमारी अस्मिता के साथ साथ हमारे वोट। इसमें दीपक जोशी भी शामिल। देखिए, दीपक जोशी बड़े नेता हैं। कैलाश जोशी, स्वर्गीय कैलाश जोशी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे, उनके सुपुत्र हैं और हर व्यक्ति के मन में पीड़ा होती है। मैंने शायद आपके एक प्रश्न के जवाब में पहले भी कहा था जी कि शिवराज सेनापति है, नरेंद्र मोदी सेनापति है। एक सेनापति किराए की अपनी फौज को मार के किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना करता है, कितना मूर्ख होगा वो सेनापति। आपके सारी जगह आपके भाजपा के जो नेता हैं, आपने जो 22 लोग लिए कांग्रेस के, वर्षों से उन लोगों की मेहनत उस विधानसभा में रही है। अब उनके दिल पे क्या बीत रही है, तो दीपक जोशी जैसे लोगों की मन की पीड़ा जब उभर के आती तो इससे एहसास होता है कि किराए की फौज से जंग जीतने की। लेकिन वो दर्द पर मरहम लगाने का काम शुरू है क्या? कांग्रेस मरहम लगा रही है? ऐसा नहीं है। हम लोगों की वार्तालाप जब मैं मंत्री था तब भी उनसे होता था, आज बीजेपी की सरकार है तब भी संवाद हम लोगों का होता है। एक ही जिले के हम विधायक रहे हैं तो संबंध बड़े अच्छे हैं काफी। अभी 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे मध्य प्रदेश में दिखाई दिए। एक तो ये कि जो छात्र हैं वो परेशान है, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, और कुछ जगह ऐसी भी चर्चा हुई कि स्कूल खुल जाएंगे। आपने बड़ी मुखरता से उसका विरोध किया। फिर आपने ये भी कहा कि जो छात्र हैं उनको जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए ऐसे लोगों को, और सरकार ने उसको कर भी दिया। ये श्रेय आप शिवराज जी को देंगे या आपने जो मुद्दा उठाया मानते हैं कि उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया? श्रेय कोई भी ले ले, इससे हम लोगों को फर्क पड़ता नहीं। कोरोना का इतना भयानक महामारी फैली हुई थी, ऐसे समय देखिए हर बच्चा अमीर परिवार का नहीं है। कई इतने गरीब परिवार के बच्चे थे कि उनकी एकाग्रता भी भंग हो चुकी थी। क्या वो पढ़ाई करेगा कि अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी कैसे मुहैया हो, उसकी तरफ उसका ध्यान रहेगा। पढ़ाई की तरफ बिल्कुल बच्चों का ध्यान नहीं रहा। तब मैंने शिवराज चौहान से कहा था, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, परीक्षा कहाँ देंगे, कोरोना का डर है, मानसिक रूप से बच्चा तैयार नहीं, मेहरबानी करके इन्हें जनरल प्रमोशन दे दो। हम लोग कभी भी अपनी इस भावी पीढ़ी की आधारशिला कमज़ोर करना नहीं चाहते, लेकिन देश के हालात जो इस समय थे इस पे मैंने कहा। पर मुझे खुशी है कि देर से समझ में आया शिवराज चौहान को। 20 लाख नौजवानों की जीत हुई इस प्रदेश में। महाविद्यालयों की परीक्षा स्थगित करके जनरल प्रमोशन देने का कम से कम विचार तो किया। तो उन 20 लाख नौजवानों की जीत मैं मानता हूँ। भले प्रश्न मैंने उठाया हो जी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, निर्णय लेना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है सद्बुद्धि आ गई हो मेरे वाक्यों से शिवराज जी को। स्कूल के बच्चों की तो उनने जनरल प्रमोशन नहीं दिया। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ के देवली गांव की एक बच्ची है, वो परीक्षा देने गई और वो कोरोना से संक्रमित हो गई, उसके पूरे घर को परेशान होना पड़ा।
तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को आप मौत के मुंह में ढकेलो। इसलिए मैंने कहा था कि जनरल प्रमोशन दे दो, लेकिन जिन्हें जनरल प्रमोशन मिल रहा है उन कॉलेज के नौजवान साथियों से मैं जी आग्रह करना चाहूँगा कि जनरल प्रमोशन भले मिल जाए, लेकिन अपनी शिक्षा दीक्षा में कमी मत लाना, अपनी एकाग्रता भंग मत करना। जनरल प्रमोशन अलग बात है, अपनी विद्या अपनी पढ़ाई अलग बात है। जम के पढ़ाई करना, भाई कोई परीक्षा ले ना ले, पर जो कोर्स तुम्हारा है उसको पूरे तन्मयता से पढ़ के अपने जेएन में रखना। प्रदेश में शराब की दुकानें खुल गई है, शराब की दुकानें खुली तो फिर महिलाएं भी सामने आ गई और कई जगह महिलाओं ने शराब बेची, और ये मुद्दा भी आपने उठाया इस मुद्दे को। लेकिन अब ये है कि शराब की दुकान से महिलाएं भी हट गई। नहीं, अभी बहुत सारा बाकी है मनोज जी। मैंने उस मात्र शक्ति के लिए अपनी आवाज उठाई थी। माननीय शिवराज जी कई जगह भाषण में ये सीधे धारा प्रवाह जैसे प्रवचन चलते हैं ना, जैसे भाषण होते, कई भाषण आपको दे दूंगा उनके, कि देवी स्वरूपा माँ, महिलाएं हमारे पूजनी पूजा के योग्य हैं, माँ दुर्गा का रूप है। अब जब शर्म नहीं आई शिवराज जी को, महिलाओं को शराब की दुकान पे बैठा दिया, चलिए डर लगा उनने हमारी बात और आम जनता ने विरोध चालू किया। कई जगह महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़ फोड़ की, डर लगा तो वापस ले लिया। लेकिन आज की तारीख में जो शिक्षा का दान करने वाला शिक्षक है, कई जगह उनकी ड्यूटी लगी शराब बेचने में, कई जगह कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। आज खेती किसानी का समय है, कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी है कि खाद और बीज अपने सेंटरों पे मुहैया कराएं। वो कौन मुहैया कराएगा? तो आज भी ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा दी शराब की दुकान पे, जो शायद इस प्रदेश के सुखद भविष्य के लिए ठीक नहीं है। चलते चलते आपसे अंतिम सवाल है कि मध्य प्रदेश में फिर एक बार उपचुनाव दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर अपना वचन पत्र लेकर आ रही है, या कांग्रेस भी वही सब कर रही है और ये भी कह रही है कि 100 दिन वर्सेस 15 महीने? देखिए, एक एक सीट पर वचन पत्र जरूर ला रही है, पर अब शिवराज चौहान का चेहरा देख के प्रदेश की जनता उब गई है। वो जानती है कि ये जो वचन पत्र लाएगी कितना बड़ा झूठ का पुलिंदा होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था हमारी सरकार बना दीजिए, दिल्ली में हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालेंगे। मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए, हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ करेंगे। वचन पत्र पर विश्वास इसलिए लोग नहीं करेंगे कि हमने दमदारी से 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। बचे हुए किसान रास्ता देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए तो हमारे लोगों का, बचे हुए किसानों का कर्जा माफ हो। बिजली के बिल हमने किसी का 50, किसी का 60 रुपये, 80 रुपये तक कर दिया। उन्हीं लोगों को अब 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। वो भी आधे, लेकिन सरकार कह रही है कि वो आधे कर दिए, जिसके पास वो आधा पैसा। यही गलतफहमी है, मीडिया को अन्य लोगों को भ्रमित करने की एक घिनौना षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि 100 से 400 रुपये तक का जिनको बिल आया हो, वो 4-5 हज़ार वाले तो गए बेचारे, उनको हम आधे कर देंगे। वो जिनको 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के बिल दे दिए हैं, वो कहाँ खड़े हैं? उनसे तो पूरा तो क्या यही सब लेके आप उपचुनाव में जन विरोधी नीतियां? क्यों? कमलनाथ जी की ये योजना खराब थी क्या बिजली के बिलों की? गरीब वर्ग इतना उत्साहित हुआ था, अच्छी योजना क्यों बंद कर दी? क्यों बोझ लाद दिया आपने बिजली के बिलों का? तो कई ऐसे मुद्दे हैं, किसान की कर्ज माफी से लेके बिजली का, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही थी। वो मुद्दे हम लेके जाएंगे। चलिए, उपचुनाव में कई ऐसे मुद्दे होंगे जो बीते 2018 के चुनाव में नजर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया वही सब दिखाई देगा इस चुनाव के जरिए। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से वचन पत्र तैयार करने में लगी है, कांग्रेस का अपना ही तैयारी है, लेकिन बीजेपी की तैयारी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं कि दिखाई कुछ नहीं देगा, सिर्फ परिणाम दिखाई देंगे, पर असली परिणाम का हकदार तो जनता होती। जनता किसको लेकर आती है इसका इंतजार रहेगा। विशेष में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।